103 मोक्ष ईशानी की। ईशानी मोक्ष के सामने खड़ी थी। मोक्ष ईशानी को प्यार से देखते हुए उसके मास्क और ग्लव्स उतार रहा था। मोक्ष ईशानी को लेकर सोफे पर बैठ गया। मोक्ष का हाथ ईशानी के कमर और पेट पर चल रहा था। ईशानी चुपचाप मोक्ष की गोद में किसी छोटे से खरगोश के बच्चे की तरह बैठी थी। उसे देखकर इस वक्त कोई नहीं बता सकता कि वह माफिया क्वीन है। इस वक्त तो वे किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। ऐसे भी चाहे वे कितनी भी मैच्योर क्यों न होती, वे मोक्ष से बहुत छोटी है। कल ही तो वे 22 साल की हुई थी। इस वक्त मोक्ष को ईशानी पर बहुत प्यार आ रहा था। मोक्ष जब खुद को रोक नहीं पाया तो वे नीचे झुककर ईशानी के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और पैशनेटली उसे किस करने लगा। मोक्ष का हाथ ईशानी के टॉप के अंदर थे। वे धीरे धीरे उसके कमर और पेट को सहला रहा था। वहीं ईशानी भी मोक्ष को छुअन से धीरे धीरे पिघल रही थी। मोक्ष ईशानी के पूरे मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था। 15 मिनट के किस के बाद ईशानी को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो मोक्ष ने ना चाहते हुए भी ईशानी के होठों से दूर हो गया और ईशानी को लंबे लंबे सांस लेते हुए देखने लगा। उसकी नज़रें ईशानी के गर्दन और कॉलर बोन पर ठहर गई। फिर उसकी नज़रें ईशानी के डेलिकेट उभारों पर गई जो जोर जोर से सांस लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था। ईशानी को देखकर मोक्ष का गला सूखने लगा। उसने अपने होठों को ईशानी के डेलिकेट और संगमरमर जैसे खूबसूरत गर्दन पर रख दिया और हंग्रीली उसके गर्दन और कॉलर बोन पर किस और बाइट करने लगा। ईशानी मोक्ष की इस पैशनेट किस और बाइट की वजह से और भी जोर से सांस लेने लगी, जिस वजह से उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा। मोक्ष अपने अंदर की गर्मी बढ़ती हुई महसूस कर पा रहा था। मोक्ष धीरे धीरे ईशानी के बालों से ऊपर जाने लगा। मोक्ष के हाथ जैसे ही ईशानी के डेलिकेट उभारों पर गए, ईशानी के अपने अंदर हलचल महसूस होने लगी। मोक्ष ईशानी के उभारों को धीरे धीरे प्रेस कर रहा था। उसे ईशानी की सॉफ्ट उभारों को छूने से अपने अंदर की गर्मी बढ़ते हुए महसूस हो रही थी। मोक्ष ने जल्दी से ईशानी के टॉप को उतार दिया और इनर वियर के ऊपर से ईशानी की डेलिकेट ब्रेस्ट को प्रेस कर और किस करने लगा। ईशानी मोक्ष के इस सडन मूव से हैरान थी। उसके हाथ धीरे धीरे मोक्ष के बालों पर चलने लगे। मोक्ष ने धीरे से ईशानी के इनर वियर को भी उसके बॉडी से अलग कर दिया और ईशानी के उबारों को देखने लगा जो उसके प्रेस और किस करने की वजह से थोड़े लाल हो गए थे। उसे खुद को इस तरह देखता पाकर पता नहीं क्यों पर ईशानी को बहुत शर्म आ रही थी। भले ही वे पहले भी मोक्ष के सामने इस तरह थी, पर मोक्ष का खुद को इस तरह देखने से हर बार वे शर्म से लाल हो जाती। ईशानी को शर्माते देख मोक्ष ने ईशानी के उभारों पर अपने हाथ रख दिया और उसके उभारों को प्रेस करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इसमें शर्माने की क्या बात है बेबी डॉल, ये सब कुछ तो मेरा है। अब तो तुम मेरी वाइफ हो और ये सारी हक मेरा हो चुका है। तुम इस तरह देखने का और तुम्हें फील करने का सारा हक सिर्फ मेरा है। इतना कहकर उसने अपने होठों को ईशानी के उभारों पर रख दिया और उसे किस करने लगा। वहीं मोक्ष की आंखों में देखकर ये सब बोलना ईशानी को और भी शर्म आने पर मजबूर कर रही थी। मोक्ष ईशानी के एक उभार पर अपने मुंह में भर के शक कर रहा था और दूसरे को अपने हाथों से प्रेस कर रहा था। दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो गए थे और ये भूल गए थे कि वे दोनों इस वक्त कहाँ हैं। दोनों एक दूसरे में खोए थे कि तभी डोर पर नॉक होने की आवाज़ आई। मोक्ष ने उसे इग्नोर कर दिया, पर जब दूसरी बार आवाज़ आई तो ना चाहते हुए भी मोक्ष ईशानी से अलग हुआ। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि बाहर खड़े इंसान को जान से मार दे। हर बार ऐसे ही कोई ना कोई उन दोनों के रोमांस को डिस्टर्ब कर ही देता था। वहीं मोक्ष की गुस्से वाली एक्सप्रेशन देखकर ईशानी को हंसी आ रही थी। मोक्ष ने ईशानी को उसके कपड़े पहनाए और उसके बालों को ठीक करके सख्त आवाज़ में बोला, कम इन। मोक्ष की इतनी रूड टोन सुनकर बाहर खड़ा डॉक्टर डर गया। फिर अपने डर को छुपाते हुए डोर को थोड़ा सा ओपन करके मोक्ष और ईशानी को बिना देखे बोला, सर मैम आपको मिस्टर राजवंश बुला रहे हैं और डॉक्टर ईशा को भी। इतना कहकर वे चुप हो गया और अपना सिर झुकाकर वहाँ से चला गया।
उससे यहाँ हो रहे सफोकेशन फील हो रहा था। वहीं उस डॉक्टर के जाने के बाद मोक्ष ने ईशानी के बालों को ठीक किया और फिर वो दोनों बाहर चले गए। जयदेव जी को उनके प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। जब उनके रूम से बाहर खड़े थे, सर्जरी सक्सेसफुल होने की वजह से सब खुश नज़र आ रहे थे। जैसे मोक्ष और ईशानी वहाँ पहुँचे तो मोक्ष को ऐसे घूर घूर कर देखने लगे जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया हो। कल्पना जी उसे देखकर गुस्से से बोली, तुम मेरी बहू को यहाँ से क्यों ले गए थे? मुझे उससे बात करनी थी। वहीं अखिलेश जी भी उसे देखे और थोड़े गुस्से में बोले, तुम नालायक लड़का, उसे बच्ची ने अभी अभी इतने घंटे तक ऑपरेशन किया है, थक गई होगी, उसे भूख लगी होगी, उसे खाना खिलाने की जगह तुम घूम रहे हो। अपने डैड और मॉम की बात सुनकर मोक्ष को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे पता था उसके मॉम डैड ऐसे ही हैं। उसने उन्हें ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे वे लोग इनविजिबल हों। वहीं मोक्ष को खुद को ऐसे इग्नोर करते देख कल्पना जी गुस्सा हो गई। छोड़ो मेरी बहू को यहाँ, कहकर कल्पना जी ने ईशानी को खुद के करीब खींच लिया तो मोक्ष ने जो ईशानी का हाथ पकड़ रखा था वे छूट गया। मोक्ष तो हैरानी से बस अपनी मॉम को देख रहा था। वहीं तेजस मोक्ष की इस हालत को देखकर हंस रहा था, पर मन ही मन वही ईशानी मोक्ष और ईशानी को भी मौका कि इस रिएक्शन और हालात को देखकर थोड़ा हंसी आ रही थी और मज़ा भी आ रहा था। तेजस मोक्ष के पास जाकर धीरे से बोला, भाभी को खाना देने की जगह तो खुद तो उन्हें खाने नहीं लगा था। इतना कहकर वे रुक गया क्योंकि मोक्ष उसकी पहली सुनी हुई बात पर ही उसे गुस्से से घूर कर देखने लगा था। उसे खुद को इस तरह घूरते पाकर तेजस झूठी हंसते हुए बोला, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। इतना कहकर वे मोक्ष से दूर होकर फिर से जाकर वरुण के पास खड़ा हो गया। कल्पना जी ईशानी को अपने साथ लेकर जाने लगी। यह देखकर मोक्ष कंफ्यूज हो गया कि उसकी मॉम उसके बेबी डॉल को लेकर कहाँ जा रही हैं। अखिलेश जी मोक्ष को कंफ्यूज देखकर बोले, हम ईशानी को घर लेकर जा रहे हैं, तुम्हें आना है तो आ जाना। इतना कहकर अखिलेश जी भी कल्पना जी और ईशानी के पीछे चले गए। वरुण मोक्ष को देखकर बोला, चलो मोक्ष, दादाजी ऑलरेडी घर चले गए हैं और मॉम डैड भी राजवंश विला चले गए हैं, हम भी चलते हैं। इसकी बात सुनकर मोक्ष ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर तीनों बाहर की तरफ चले गए। वहीं उनके जाने के बाद डॉक्टर विजय शशांक के साथ बात करते नकुल के साथ हॉस्पिटल से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ उल्फ गैंग के बेस पर डेनियल गुस्से से पागल हो रहा था। उसके हर तैयारी और हर डील फाइनल होने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अभी तक उसके 2 कॉस्मेंट फेल हो चुके थे। वे चाह कर भी अपने माल को इंडिया से बाहर नहीं भेज पा रहा था। उसे इतने गुस्से में देखकर राजन थोड़ा डर गया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके हर डील के बारे में किंग और क्वीन को कैसे पहले से ही पता चल जाता है। मुझे क्वीन चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे क्वीन चाहिए। अगर एक बार क्वीन मेरी हो गई तो ये पूरा अंडरवर्ल्ड मेरे कब्जे में होगा। तब मैं उस किंग को भी मिट्टी में मिला दूंगा। उसकी बात सुनकर सारे गार्ड्स और भी डर गए क्योंकि अभी तक जितने भी लोग क्वीन के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश किए थे सब गायब हो चुके थे। वहीं राजन को तो अपना सिर पीट लेने का मन कर रहा था। सच में उसके बेस में क्वीन को पाने के लिए पागल हो चुका है, जिसके पास पहुंचना उनके बस की बात नहीं है। उस क्वीन को भला कैसे वे अपने कदमों में रख सकता है। क्वीन के आगे पीछे जितने लोग हैं उस हिसाब से उसे देखना भी मुश्किल था और उसका बॉस यहाँ क्वीन को पाने के लिए पागल हुए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ माथुर विला में अमित गुस्से से अपना असिस्टेंट पर चिल्ला रहा था क्योंकि अभी तक उसे कोई भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, जिस वजह से उसे पता नहीं चल पा रहा था कि कौन है जिसने उसके डैड को मारा है। वहीं असिस्टेंट अपना सिर झुकाए खड़ा था क्योंकि वह चाह कर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहा था। तभी गजेंद्र जी उसे शांत करते हुए बोले, अभी शांत हो जाओ। हमें ये तो पता है कि इन सब में ज़रूर सहगल फैमिली का ही हाथ है। थोड़ा और इन्फॉर्मेशन निकालो, नहीं तो ऐसी मोहरा बनाओ जिससे हमें फ़ायदा मिल सके। अपने दादाजी की बात सुनकर अमित चुप हो गया और अपने दादाजी की तरफ देखकर कन्फ्यूजन से बोला,
आप कौन से मोहरे की बात कर रहे हैं दादाजी? वहीं उसके चुप होने से असिस्टेंट ने एक राहत की सांस ली। सच में अगर उसकी मजबूरी ना होती तो वे कब का यहाँ से जॉब छोड़ चुका होता। वहीं अमित की बात सुनकर गजेंद्र जी अपने होठों पर एक कुटिल मुस्कान लाते हुए बोले, उनकी कमजोरी उनकी बेटी। सुना है अपनी बेटी अनुजा सहगल से काफ़ी प्यार करते हैं। वे हमारे लिए एक इजी टारगेट हो सकता है। अपने दादाजी की बात सुनकर अमित को भी समझ आ गया और उसके फेस पर भी एक स्माइल आ गई। वहीं उनसे थोड़ी दूर पर बैठे अमित की मॉम रीता जी और उनकी बेटी स्वाति जो ये सब बातें सुन रहे थे पर कुछ बोल नहीं रहे थे। तभी स्वाति को कुछ याद आया तो वे अपने दादाजी और भाई की तरफ देखकर बोले, दादाजी भाई कल मेरे दोस्त मेहरा फैमिली की बेटी के बर्थडे पार्टी में गए थे और एक इंटरेस्टिंग बात उसने ये मुझे बताई कि उस पार्टी में सहगल फैमिली के सारे लोग भी आए थे और सहगल फैमिली मेहरा फैमिली की असली बेटी ईशानी को अपनी बेटी मानते हैं। देखा जाए तो ईशानी मेहरा को वे खुद की बेटी की तरह ही प्यार करते हैं। उसकी बात सुनकर अमित कुछ सोचते हुए बोला, हाँ मैंने भी सुना था कि उनकी एक और बेटी है जो बहुत पावरफुल है और हमसे सहगल फैमिली को प्रोटेक्ट करती है। कहीं वही ईशानी मेहरा तो नहीं? उसकी बात सुनकर गजेंद्र जी बोले, हो भी सकता है। अगर ऐसा है तो हम उस लड़के को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज तक हमारे हर अटैक फेल हुआ है क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई अनजाना फोर्स की सीक्रेट लोग आकर उन्हें बचा लेते हैं। अब मुझे लग रहा है वे ये लड़की हो सकती है। अपने दादाजी की बात सुनकर अमित अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए बोला, इन्फॉर्मेशन निकालो इस लड़की की। जी सर। इतना कहकर अपना सिर झुकाते हुए असिस्टेंट वहाँ से बाहर की तरफ चला गया। वहीं शाम का वक्त मोक्ष के कार में मोक्ष अपने ईशानी को अपनी बाहों में लेकर बैठा हुआ था। दोनों की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। मोक्ष ईशानी को मेहरा मेंशन छोड़ने के लिए जा रहा था। ईशानी मोक्ष के बालों को सहलाते हुए उसके ड्रेस जो उसने उतार दिया था उसे पहनाते हुए बोला, तुम अगले महीने से मेरे साथ विला में रहने वाली हो। मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता। उसके बाद सुनकर ईशानी ने मोक्ष के गालों को सहलाते हुए उसके माथे को चूमते हुए बोला, ठीक है। ईशानी को अपनी बात मानते हुए देखकर मोक्ष खुश हो गया और ईशानी के होठों को चूम लिया। थोड़ी देर बाद उनकी कार मेहरा मेंशन के सामने आकर रुकी। मोक्ष ने ईशानी के होठों पर एक किस किया। ईशानी कार से नीचे उतर गई। उसे अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस हुई। उसने नज़रें घुमाकर देखा तो उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई क्योंकि वे प्रिया की जलन और गुस्से भरी नज़रें थी जो खुद पर ईशानी को महसूस हो रही थी। तभी वे धीरे से विंडो पर झुकी और मोक्ष के होठों को किस कर लिया। वहीं मोक्ष का तो ईशानी को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। वहीं उनके इस प्यार भरे पल को देखकर प्रिया गुस्से से जल भुन रही थी। वे बालकनी में खड़ी होकर दोनों को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। उसका मन कर रहा था अभी जाकर ईशानी को मोक्ष से दूर कर दे और खुद को उसकी जगह ले ले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है जो मोक्ष उसे मिल गया। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।